अब आर्टिकल 13 शुरू करेंगे, ठीक है। 13 के 4 क्लॉज, 13 का 1, 2, 3 और 4। ठीक, इसमें सब कुछ बात होगी कि क्या विधि होती है, और 13.1 में संविधान से पूर्व की विधि कैसे शून्य हो रही है। 13.2 में राज्य द्वारा निर्मित विधि जो है वो कैसे मूल अधिकारों को आच्छादित करेगी। 13 का 3 विधियों का उल्लेख कर रहा है, और 13 का 4 आगे की बात। ये छोड़ो, एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। 13 का 1 देखो क्या कह रहा है। संविधान पूर्व की कोई विधि यदि किसी मूल अधिकार से असंगत है या विपरीत है, तो वह विधि संविधान लागू होने की तिथि से क्या हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी। जैसे मान लो 1930 का कोई कानून, कब का कानून है, 1930 का कोई कानून है। 1930 का कानून बनाया किसने होगा? क्या भारतीय संविधान ने बनाया होगा? नहीं। किसने बनाया होगा? अंग्रेजों ने। अंग्रेज जो भी कानून बनाते थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों का शोषण करना और भारतीयों को किसी भी तरह से रोकना। तो मानो कोई विधि है, मानो कोई विधि है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, आर्टिकल 19 से। 19(1) सब क्लॉज डी, ये क्या कह रहा है? ये एक मूल अधिकार है, और इस मूल अधिकार के तहत आपको भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आने जाने की क्या है, स्वतंत्रता है। यानी 19(1) क्या कह रहा है कि आप भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जाएंगे और कहीं से वापस ले आएंगे। हालांकि कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में कभी जाओ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन जगह जाओगे ना, तो इन जगह ऐसा नहीं कि आप जहां चाहे वहां घूम सकते हैं। वहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको प्रतिबंधित करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगी। यानी आप बेरोक टोक इन जगहों पे नहीं घूम सकते, डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन इन प्रतिबंधों को हटा दो, कुछ अपवादों को हटा दो, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाने की स्वतंत्रता है तुमको। ये कौन सा अधिकार है? ये आपका मूल अधिकार है। लेकिन अंग्रेजों के समय बना कोई कानून यदि आपको भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आने जाने से रोक रहा है, तो क्या उसने, इस कानून ने इसका उल्लंघन किया? तो यह विधि क्या हो जाएगी? कब से? 26 जनवरी 1950 से यह विधि शून्य हो जाएगी। यानी इसी 13(1) से क्या निकल के आया, कौन सा सिद्धांत? अल्पीकरण का सिद्धांत, कि यदि कोई विधि किसी मूल अधिकार को अल्पीकृत कर रही है तो वह विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो अल्पीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? या ऐसे कहें कि अल्पीकरण का सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों से संबंधित है। दोनों कहो, कोई बात दिक्कत नहीं? दिक्कत समझ में आ गया? 13 का 1, यानी 13 का 1 कुल मिला के यह कह रहा है कि अगर कोई विधि आपके किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर रही है, और वह विधि कब बनी है, संविधान से पहले, तो वह विधि कब से जीरो हो जाएगी, जिस दिन संविधान लागू हुआ। ठीक है, 13(1) समझ में आया? यानी 13(1) का संबंध किससे है? 13(1) का संबंध संविधान से पहले बनने वाली विधियों से। मान लो ऐसी कोई विधि है जो मूल अधिकार के संगत है, तो क्या वो विधि चलती रहेगी? चलती रहेगी। तब क्या दिक्कत है? कानून चाहे किसी ने बनाया हो, लेकिन अगर कानून, जो कानून बना है वो संविधान से कैसा है, मूल अधिकार से कैसा है, मूल अधिकार को प्रश्रय दे रहा है, वो कभी हनन नहीं कर रहा, उसको उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो वह विधि चलती रहेगी।
हाँ, चलती रहेगी। तो सिर्फ 13(1) किससे संबंधित है? ऐसी विधियों से जो मूल अधिकारों के असंगत हैं या उसके विपरीत है, तो वो विधि क्या हो जाएगी? 26 जनवरी 1950 से शून्य हो जाएगी। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो 13 का 2 देखो। ये क्या कह रहा है? यदि राज्य द्वारा निर्मित कोई विधि मूल अधिकारों को न्यून करती है तो वह विधि उस मात्रा तक क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। बात समझ में आई? क्या कह रहा है? अब वो 13(1) किससे संबंधित था? संविधान से पहले की विधि की। यानी क्या वो 13(1) जो विधि की बात कर रहा है, उस विधियों का निर्माण क्या राज्य द्वारा किया गया? नहीं किया गया, अंग्रेजों द्वारा किया गया ना। अब राज्य की बात मतलब इस राज्य को क्या मतलब लेंगे हम? इस राज्य का मतलब है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में व्याख्यित सभी 6 बातें कौन कौन सी? चाहे वो संघ की संसद हो, संघ की सरकार हो, राज्य के विधानमंडल हो, राज्य की सरकारें हो, स्थानीय प्राधिकार हो या अन्य प्राधिकार हो। तो क्या कह रहा है? यदि राज्य द्वारा निर्मित विधि, राज्य में कौन कौन सी ये संस्थाएं हैं जो किसी भी विधि को बनाएंगी? इनमें से कौन सी हैं? या तो ये बनाएगी, विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? या तो संघ की संसद बनाएगी या राज्य के विधानमंडल बनाएंगे। अगर ऐसी विधि संघ की संसद या राज्य के विधानमंडल बना रहे हैं जो आपके मूल अधिकारों को क्या कर रही है? न्यून कर रही है, तो वह विधि उस मात्रा तक, किस मात्रा तक अभी बताएंगे, उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई विधि बनी, ठीक, इसके कितने क्लॉज? ठीक है, मान लो शिक्षा से संबंधित कोई विधि है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित कोई कानून है जिसका ये एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है, ये तीसरा क्लॉज है, ये चौथा है, ये पांचवा और ये छठा। इस पहले क्लॉज के अनुसार यह विधि क्या कह रही है कि 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। कौन देगा? राज्य देगा। चलो, इस विधि का दूसरा क्लॉज कह रहा है कि विद्यालयों में बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की जाएगी। इस विधि का तीसरा क्लॉज कह रहा है कि मुफ्त किताबें दी जाएंगी। किसको? बच्चों को। इस विधि का चौथा क्लॉज कह रहा है कि किताबों के साथ साथ ड्रेस भी मुफ्त दी जाएगी। इसी विधि का पांचवा क्लॉज कह रहा है, क्या कुछ बताओ क्या कह रहा? हाँ, कुछ भी, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और इसी विधि का छठा क्लॉज कह रहा है कि प्रवेश की अनुमति
एससी और एसटी छात्रों को नहीं है। अब ये विधि बनी ना, कोई भी विधि बनती है तो उसके कई सारे क्लॉज होते हैं, सब क्लॉज होते हैं। उन सब क्लॉजों को पढ़ते वक्त यदि इन सारे क्लॉज में से कोई एक क्लॉज आपके मूल अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है तो वह विधि उस मात्रा तक क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। देखो, क्या ये क्लॉज विधि का ये क्लॉज क्या किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को रोक रहा है? ये ठीक है ना। इसी तरह दूसरा, इससे भी किसी के मूल अधिकार को दिक्कत नहीं हो रही, ये भी ठीक। इस तीसरे क्लॉज से भी किताबें दी जाएंगी, अच्छी बात है। इस चौथे क्लॉज से क्या है, ड्रेस मुफ्त दी जाएगी, अच्छी बात है। इस पांचवें क्लॉज से स्कॉलरशिप, अच्छी बात है। लेकिन ये छठा क्लॉज पढ़ो, ये छठा क्लॉज क्या कह रहा है कि प्रवेश की अनुमति एससी और एसटी को नहीं दी जाएगी। ये क्या किया इसने, यानी ये कहीं ना कहीं इसने एससी और एसटी के खिलाफ क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया कि नहीं किया, भेदभाव हुआ। तो भेदभाव हुआ यानी कहीं ना कहीं एससी और एसटी के मूल अधिकारों को क्या किया गया, न्यून किया गया। तो यदि ये क्लॉज न्यून कर रहा है तो 13(2) के तहत क्या कह रहा है, वह विधि उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। यानी किस मात्रा तक, किस मात्रा तक, बात समझ में आई? यानी छठा क्लॉज क्या कर दिया, डिलीट कर दिया गया, और बाकी के 1 2 3 4 5 क्या कर दिए गए, लागू कर दिए गए। उस मात्रा तक शून्य हो गया, हो गया। लेकिन ये डिलीट कब हो सकता है, ये इस पूरी विधि से ये छठा क्लॉज कब डिलीट हुआ, जब वो हो सकता था। जैसे 12वां एग्जाम्पल, यदि आपकी उंगली में कोई फोड़ा फोड़ा निकल आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि जिंदा रहना है तो उंगली कटवा दो, कटवा दोगे। आपने फिर पट्टी बनवाई, कल को गए पूरा हाथ कटवाना, कटवा दोगे। तो ये क्या है, ये अंग आपके शरीर से हटने लायक था ना, और आपने जीवन बचाने के लिए वो अपना अंग कटवा दिया। लेकिन यदि कोई गले में आ जाए तो फोड़ा, और डॉक्टर का कटवा दो, तो नहीं कटवाओगे ना। तो वही विधि निकल सकती है जो विधि निकलने लायक हो, उसको काट के बाकी विधि लागू कर दी गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह भाग उस विधि से निकलने लायक ना हो। इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, संपूर्ण विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। संपूर्ण विधि क्या हो जाएगी, शून्य। यानी कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि मूल अधिकारों को वरीयता 13(2) से दी गई है। ठीक है, यानी कोई भी विधि हो, अगर वो आपके मूल अधिकारों को रोक रही है तो वो विधि क्या हो जाएगी, शून्य, चाहे वो कुछ मात्रा हो चाहे संपूर्ण मात्रा। इसी को क्या कहा गया, इस अलग करने की प्रक्रिया को। 13(2) से दो कॉन्सेप्ट निकल के आए, देखो 13(2) से दो सिद्धांत निकल के आएंगे। कौन सा, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, और दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। समझो क्या है एक्लिप्स, मतलब आच्छादित करना या किसी चीज को ढक लेना, है ना। ये एक्लिप्स है ना, एक्लिप्स कब होता है, ये सूरज, ये मून, और ये अर्थ। जब पृथ्वी और सूरज के बीच क्या आ गया, चंद्रमा। तो क्या कर लिया इसने, इस चंद्रमा ने सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी जो आ रही है, क्या ये पृथ्वी तक पहुंच पाई, नहीं पहुंच पाई ना। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इस चंद्रमा ने सूरज से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक जाने से रोक दिया। क्या ऐसे होने से सूरज की रोशनी खत्म हो गई, क्या हुआ, बस वो प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाया। जैसे आप बारिश में जा रहे हैं, ठीक, और बारिश से बारिश होने लगी, तो छाता आपने खोल लिया। उस छाता खोलने से क्या बारिश बंद हो गई,
क्या हुआ? उस बारिश का प्रभाव आप पर पड़ना बंद हो गया। यानी यही क्या है? आच्छादन का सिद्धांत। यानी मूल अधिकार आपको क्या कर लेंगे? ढक लेंगे। यानी ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों को प्रभावित होगी, 13(2) के तहत वह विधि क्या हो जाएगी? वह विधि क्या हो जाएगी? ढक जाएगी। ठीक है, और मूल अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। ये कौन सा सिद्धांत है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यानी आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? 13(2) से। इसी के तहत दूसरा सिद्धांत देखो क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ फेवरेबिलिटी, यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये क्या कर रहा है? किसको पृथक कर रहे हो? किसको पृथक कर रहे हो? विधि के किसी भाग को जो उससे अलग होने लायक थी। अगर नहीं हुई तो पूरी विधि शून्य, लेकिन अलग हो गई। अलग होने के बाद ये पूरी विधि लागू हो गई। तब तब किस सिद्धांत के तहत हुआ ये काटने वाला काम? पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यानी किसी विधि का कोई भाग यदि मूल अधिकारों को न्यून कर रहा है तो वह भाग उस विधि से क्या कर लिया जाएगा? पृथक कर दिया जाएगा। इसी को क्या कहा गया? पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी किस अनुच्छेद से संबंधित है? 13(2). पक्का? आगे आ जाओ। 13 का 3 देखो क्या है? 13(1) में कौन क्या बात की गई? कि संविधान पूर्व निर्मित कोई विधि, किसकी बात की गई? 13(2) में क्या कहा गया? ये राज्य द्वारा निर्मित कोई विधि, किसकी बात की गई? 13(3) में यह बताया गया कि विधि से हम समझे क्या? ये जो बार बार विधि शब्द आ रहा है, विधि का मतलब क्या है? तो 13(3) में क्या किया गया? इस विधि को क्या किया गया? परिभाषित किया गया। और परिभाषा के तहत इस 13(3) में क्या लिखा गया है? कोई भी नियम, कोई भी उपनियम, कोई भी आदेश, कोई भी अध्यादेश, कोई भी अधिनियम, कोई भी कानून, कोई भी उपकानून और कोई किसी भी प्रकार का रीति रिवाज, ऐसा रीति रिवाज जिसको समाज ने मान्यता दे दी है, ये सभी किसके तहत आएंगे? किसके तहत? आर्टिकल 13(3) विधि के तहत। यानी इनमें से कोई भी चीज अगर आपके मूल अधिकार को क्या कर रही है? न्यून कर रही है, तो वह विधि क्या हो जाएगी? चाहे वो कोई नियम हो, चाहे उपनियम हो, चाहे कोई आदेश हो, चाहे कोई अध्यादेश हो, चाहे कोई अधिनियम हो, चाहे कोई कानून हो, चाहे कोई उपकानून हो, चाहे कोई, इनमें से कोई भी चीज अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को न्यून कर रही है तो वह विधि क्या हो जाएगी? शून्य घोषित हो जाएगी। समझ में आया 13(3)? पक्का? अब यहां से थोड़ी चीजें टेक्निकल हो जाएंगी। देखो, समझने से पहले ये देखो कि भारत स्वतंत्र हुआ कब हुआ? चलो, गनीमत है, ये तो याद है, 15 अगस्त 1947। हो गया? हुआ? तो क्या स्वतंत्रता से पहले लड़ाई लड़ी गई? क्या स्वतंत्रता ऐसे मिल गई? हमने लगभग कितने साल, 1857 से जोड़ो और 1947, लगभग कितने साल लड़ा? 90 वर्ष। मोटा मोटा तो 90 वर्ष, वैसे 200 वर्षों से लड़ाई हुई है। इस स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन कौन शामिल था? सभी लोग शामिल थे लगभग। जैसे यदि पुरुषों ने हिस्सा लिया तो महिलाओं ने भी लिया। ठीक है? यदि सवर्णों ने लिया
तो ओबीसी, एससी और एसटीज ने लिया। क्या छात्रों ने लड़ाई लड़ी? क्या किसानों ने लड़ाई लड़ी? क्या मजदूरों ने? यानी लगभग कहा जाए तो समाज के सभी वर्गों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए भारत को क्या कराया? आजाद कराया। तो जब आजाद कराया तो स्वतंत्रता से इनके कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी। क्या लड़ाई ऐसे ही लड़ोगे बिना किसी उद्देश्य के? और लड़ाई लड़ने के बाद जब यदि भारत स्वतंत्र होगा तो इन सभी वर्गों की कुछ इच्छाएं होंगी स्वतंत्र भारत से। वो इच्छाएं क्या थी? महिलाओं की क्या इच्छा होगी? हाँ हाँ बोलो। अरे पुरुषों के समान अधिकार। हमेशा महिलाओं का शोषण हुआ। तो जब महिलाएं आजादी की लड़ाई में कूदी तो उनके मन में इच्छा होगी ना कि जब भारत आजाद होगा तो हमें भी पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। हमें भी जो घर में काम कर रहे हैं उसको भी गरिमापूर्ण बनाया जाएगा। होगा। हमें भी आय के समान अवसर प्राप्त होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? और भी कई सारी। हमें भी स्कूल जाने का अधिकार मिलेगा। ये सब किसकी महत्वाकांक्षाएं हैं? महिलाओं की। इन इसी तरह से ओबीसी, एससी और एसटी के भी कुछ अधिक महत्वाकांक्षाएं थी। जैसे आजादी से पहले शिक्षा पर एक वर्चस्व किसका है? जनरल का। क्या इनको स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है? इनको। तो जब आजादी की लड़ाई में लड़े तो इनकी महत्वाकांक्षा क्या होंगी कि हमें भी शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। इसी तरह से छात्रों का क्या होगा महत्वाकांक्षाएं? चलो इन्हीं को देख लो। छात्र एससी एसटी यही ले लो, ठीक है। किसानों की क्या होंगी इच्छाएं? बहुत बढ़िया। भूमि पर इनका भी स्वामित्व हो। आजादी से पहले जितनी बड़ी बड़ी भूमि थी क्या वो किसानों के अधीन थी कि जमींदारों के अधीन थी? तो जमींदार शोषण करते थे ना। लड़ाई लड़ी किसने? तो इनकी महत्वाकांक्षा क्या होगी कि हमें भी जमींदारों के शोषण से क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। हाँ या ना? इसी से मजदूरों की क्या इच्छाएं हैं? काम के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। होंगे। तो इन सभी लोगों की कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, ठीक है। जब भारत आजाद हुआ तो इस तरह से कुछ राज्यों ने इनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ प्रयास किए। हम इनमें से एक ग्रुप उठाते हैं, किसका? एससी और एसटी ग्रुप के लिए शिक्षा के माध्यम में प्रवेश की अनुमति और आरक्षण देने से संबंधित किया गया। तो यहां से उठा के शुरू करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि कैसे बन रही है? मामला था मद्रास राज्य का। मद्रास राज्य ने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत कहा कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण के माध्यम से प्रवेश दिलाएंगे। यानी उन विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाएंगे जिनका पिछले आजादी से पहले कितनी बार सवर्णों द्वारा शोषण किया गया और उनको शिक्षा में समान अवसर नहीं दिए गए। अब उनको बढ़ाने के लिए मद्रास राज्य ने क्या व्यवस्था की? आरक्षण की। और एक कानून के तहत एससी, एसटी और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को एडमिशन दे दिया। जब एडमिशन दिया गया तो जनरल कैटेगरी ने कहा
कि यह 13(2) में जो लिखा है, 13(2) में क्या लिखा है? 13(2) में कहा गया कि राज्य अगर कोई ऐसी विधि बनाएगी जो किसी के मूल अधिकार को न्यून करेगी तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। मद्रास एक राज्य है, उसने एक कानून बनाया और आरक्षण दे दिया किनको? एससी, एसटी और ओबीसी वालों को। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी विधि है जो जनरल कैटेगरी के लोगों को विधि के समक्ष समानता से वंचित कर रही है। यहां हम ऐसा कह सकते हैं कि इस विधि ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया। किसका? जनरल कैटेगरी वालों का। और यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, जिसका नाम चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951। चंपकम दोराईराजन एक महिला है, वो कहां चली गई? सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी और इस याचिका के तहत कहा कि मद्रास राज्य द्वारा जो यह कानून बनाया गया है उससे सवर्णों का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है और यह कानून अनुच्छेद 13(2) में लिखित विधि के अंतर्गत आता है और ऐसी विधि अगर किसी के मूल अधिकार को न्यून करेगी तो वह विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक निर्णय दिया और उस निर्णय में कहा कि मद्रास राज्य द्वारा लागू किया गया यह कानून अवैध है। क्या कहा? कि मद्रास राज्य द्वारा लागू किया गया यह कानून क्या है? अवैध। अवैध मतलब कहीं ना कहीं इस कानून ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है और 13(2) की बात को भी नकारा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसको क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। अब देखिए, थोड़ा आगे समझो मेरी बात। जैसे ही अवैध घोषित हुआ, भारत सरकार के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। भारत सरकार के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या? अगर हम पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कोई प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई दूसरा वर्ग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानेगा और वो विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अगर ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो नेहरू के मन में विचार आया कि ऐसा अगर हुआ तो हम तो किसी भी वर्ग का उत्थान कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मद्रास राज्य ने चमकम दोराई राज्य ने क्लियर हो गया था कि ये मद्रास राज्य द्वारा निर्मित कानून अवैध है। नेहरू कैसे? नेहरू एक उदारवादी सोच के व्यक्ति। उन्होंने सोचा अगर ये चीजें चलती रहेंगी तो हम कभी भी विकास कार्य में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। तो उन्होंने पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया और इस संशोधन के तहत कुछ चीजें जोड़ी, जैसे अनुच्छेद 15 में क्लॉज 4 जोड़ा, 31 में खंड ए जोड़ा और 31 में ही खंड बी जोड़ दिया। 15(4) मतलब कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग से पिछड़े वर्गों के किन्हीं वर्गों को प्रवेश शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए क्या कर देगा? विशेष प्रावधान करेगा। मतलब कि यदि आप ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग से हैं तो राज्य आपको शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान का यूज करके प्रवेश दिला देगा। अब 15(4) को ही क्या जोड़ दिया गया? मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। मूल अधिकार 15 है, 15 में ही एक जोड़ दिया गया क्लॉज 4। ठीक है। इसी तरह से 31 से जोड़ा गया। 31(a) का संबंध भूमि सुधार से है और 31(b) का संबंध नवी अनुसूची से। सोचो
किसानों की भी समस्याएं थी। किसानों की समस्या क्या है कि उनको जमींदारों से जमीन छीनकर मालिकाना हक किसको दिया दिया जा रहा है? किसानों को। यदि सरकार ऐसा करती और जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों को आवंटित करती, तो क्या जमींदार का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने फंडामेंटल राइट के उल्लंघन की शिकायत ना करता? जैसा ही चंपकम दोराय राजन ने किया, क्या वैसे ही जमींदार ना करते कि किसानों को जमीन देते हुए सरकार ने हमारे फंडामेंटल राइट को तोड़ा है, वायलेट किया है, और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाता और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता कि यह विधि 13(2) के अंतर्गत है, 14 का उल्लंघन कर रही है, अतः वह विधि भी क्या हो जाएगी? अवैध घोषित। इस तरह से कोई काम बढ़ ही ना पाता। विकास कार्य भारत सरकार द्वारा किए ही नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से क्या किया गया? एक 31A जोड़ा गया जो भूमि सुधार है, और 31B जोड़ दिया गया जो नवी अनुसूची के तहत है। भूमि सुधार में क्या किया गया कि राज्य कल्याणकारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी जमींदार की जमीन ले सकती है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। यानी अब सरकार के पास यह शक्ति हो गई थी कि वह जमींदारों से एक निश्चित भूभाग ले और किसानों को आवंटित कर दे, लेकिन जो भाग जमीन का लिया जा रहा है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जो भी मार्केट वैल्यू निकलेगी उसकी पूरी अमाउंट क्षतिपूर्ति किसको दे दी जाएगी? जमींदारों को। यही क्या कह रहा है? यही भूमि सुधार 31 कह रहा है। और 31 भी नवी अनुसूची संबंधित है। यह क्या है? अभी आएगा, आने वाले समय में आएगा। चलिए आगे करते हैं शुरू। इससे क्या हुआ? जैसे ही भूमि सुधार का संबंध में मुद्दा आया, यानी जमींदारों से जमीन छीनी जाने लगी, अपनी जाति जमीन को रोकने के लिए जमींदार क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि 31 जोड़ा जा चुका है, क्योंकि 31 भी जोड़ा जा चुका है। मतलब जैसे ही सरकार द्वारा जमींदारों की जमीन छीनी गई, एक जमींदार जिनका नाम शंकरी प्रसाद, ये भी एक जमींदार थे, और सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के तहत इनकी जमीन छीन ली, और जमीन छीन कर किसको दे दी? किसानों को आवंटित कर दी। मामला कहां गया? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के मामले में सुनवाई करते हुए यह कहा कि संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13(2) का हिस्सा नहीं है। मतलब कि यदि 368 के तहत आपके फंडामेंटल राइट को चेंज किया जाता है, तो यह अधिनियम 13(2) के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी 13(2) में जो विधि का उल्लेख, 13(3) में नहीं आएगा। यानी 13(3) में जो लिखा गया है कि विधि की परिभाषा, जिसमें नियम भी है, उपनियम भी है, कानून भी है, उप कानून भी है, आदेश भी है, अध्यादेश भी है, और अधिनियम भी है। तो अधिनियम भी विधि में है ना। तो यदि कोई ऐसा अधिनियम जो किसी भी मूल अधिकार को उल्लंघन कर रहा है, वह विधि क्या, अधिनियम क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन शंकरी प्रसाद के मामले में कहा गया कि 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अधिनियम, क्या? संविधान
संशोधन अधिनियम, इस अधिनियम को 13(3) में शामिल नहीं किया गया। यानी शंकरी प्रसाद द्वारा जो शंकरी प्रसाद की जो जमीन ली गई वह कैसा कानून है? एक वैध कानून है और इसको 13(3) के तहत चैलेंज नहीं किया जाएगा। थोड़ा बात समझ में आई कि विधि 13(3) में जो अधिनियम लिखा गया है वह अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम नहीं माना जाएगा और सरकार 368 का प्रयोग करते हुए पूरे संविधान को या संविधान के किसी विशेष भाग को, जैसे भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट को भी संशोधित कर सकती है। ठीक है। इसके बाद इस जमींदारी केस को, जमींदारी उन्मूलन को चौथे संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के तहत नवी अनुसूची में प्रवेश दिला दिया गया। मतलब यदि किसी जमींदार की जमीन छीनी गई और किसानों को हड़पी गई, यह संबंध किससे? यह भूमि सुधार, यानी ये नियम जो बना है ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। और नवी अनुसूची कह रही है कि यदि कोई भी कानून इस नवी अनुसूची में प्रवेश करा दिया गया तो न्यायालय द्वारा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। जब न्यायालय द्वारा जुडिशियल रिव्यू नहीं, तो कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इस विषय से मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है, अतः सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से निवेदन है कि मेरे इस मूल अधिकारों को पुनः लागू करने का प्रयास करें। जैसे ही किसी विषय को नवी अनुसूची में डाल दिया जाता है, इसका यह मतलब है कि अब उस विषय की जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकेगी। यह कब किया गया? चौथा संविधान संशोधन 1955 के तहत इस भूमि सुधार को नवी अनुसूची में प्रवेश करा दिया गया। मामला आया 17वां संविधान संशोधन 1971। इसके पहले एक केस है सज्जन सिंह। 1964। सज्जन सिंह एक राजस्थान के जमींदार हैं और राजस्थान और पंजाब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के लिए या भूमि सुधार के लिए एक कानून बनाया जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल 30 एकड़ भूमि रखने का अधिकार होगा। मतलब कोई अगर जमींदार है तो वो कितनी मैक्सिमम जमीन रखेगा? सिर्फ 30 एकड़। सज्जन सिंह के पास 150 एकड़ जमीन थी। इस 150 एकड़ में सज्जन सिंह को सिर्फ दी गई 30 एकड़ जमीन और बाकी 120 एकड़ सरकार ने हड़प ली और किसानों को भूमि सुधार के तहत बांट दी। जब किसी व्यक्ति की इतनी जमीन छीनी जाएगी तो मामला वो क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं फरियाद करेगा और फरियाद के लिए कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट को जब यह मामला सुनाई दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब व राजस्थान द्वारा निर्मित कानून वैध है क्योंकि 39B और 39C जो आय की असमान वितरण को कम करने का प्रयास कर रहा है। यानी एक तरफ जमींदार और दूसरी तरफ किसान,
क्या इनकी आय समान है? नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता लड़ाई, आजादी की लड़ाई में दोनों ने ही हिस्सा निभाया कि नहीं निभाया, चाहे वो जमींदार हो चाहे किसान हो। तो जब आजादी की लड़ाई लड़ेंगे तो किसानों की महत्वाकांक्षाएं थी, क्या थी? कि उनको भी आय का समान वितरण प्राप्त हो। जमींदारी व्यवस्था के रहते हुए यह आय की समानता स्थापित नहीं हो सकती थी, जिसके कारण क्या किया गया? 17वें संविधान संशोधन के तहत पंजाब व राजस्थान के कानून को क्या बनाया गया? वैध बनाया गया। और कहा गया कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 वन जी से ज्यादा ऊपर किसको रखा जाएगा? 39 बी को और 39 सी को। फिर से समझो, एक तरफ मूल अधिकार और एक तरफ डीपीएसपी। सज्जन सिंह के मामले में कहा गया कि ये डीपीएसपी ज्यादा महत्वपूर्ण है जब हम कंपेयर करेंगे 14 और 19 को। यानी एक पर्टिकुलर मामले में कुछ डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर वरीयता दी गई। हालांकि जब भी हम बात करें तो अधिकतर ये देखेंगे कि मूल अधिकार ज्यादा वरीयता प्राप्त करेंगे व्हेन वी कंपेयर टू डीपीएसपी। लेकिन सज्जन सिंह के मामले में इस डीपीएसपी को 39 बी और सी को वरीयता प्रदान कर दी गई। किसके ऊपर? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और जी के ऊपर। और कहा गया कि पंजाब और राजस्थान का जो कानून है वो वैध है। आय का समान वितरण करने के लिए, समान व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य ऐसा काम करेंगी। ओके। और जैसे ही सज्जन सिंह के मामले के बाद इसको कहां डाल दिया गया? 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सरकार ने एक संशोधन किया और भूमि सुधार को नवी अनुसूची में डाल दिया गया। अर्थात अब अगर भूमि सुधार का कोई कानून है तो उस पर कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। यानी अब सरकार के हाथ खुल गए और सरकार जमींदारों से जमीन हड़पने लगी और किसानों को आवंटित करने लगी। ठीक है, ओके। ये है 13 का 4। यानी अगर देखा जाए 13(4) कह रहा है कि यदि संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी भाग को या बोले तो भाग 3 को संशोधित किया जाता है तो ऐसा संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(3) में लिखित विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर से समझो क्या कह रहा है? 13(4) कह रहा है कि संविधान में यदि 368 के तहत, किसके तहत? यदि 368 के तहत किसी भी भाग को या बेसिकली भाग 3 को यानी फंडामेंटल राइट को संशोधित किया जाता है तो ऐसा संवैधानिक संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुच्छेद 13(3) में लिखित विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। जब 13(3) के अंतर्गत नहीं आएगा तो वह विधि शून्य घोषित नहीं होगी। क्योंकि ऐसी विधियों का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकेगा। और जब जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंचेगा नहीं,
जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा नहीं तो उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा नहीं और कानून बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आया? तो फिर से समझो, 13 क्या कह रहा है? 13 एक ऐसी विधियों का उल्लेख कर रहा है जो संविधान बनने से पहले बनी और वैसी विधि आपके मूल अधिकार के असंगत है या विपरीत है, तो वह विधि संविधान लागू होने की तिथि से क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। ये 13 कह रहा है। 13 कह रहा है कि राज्य द्वारा निर्मित कोई विधि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को असंगत होती है या उसको न्यून करती है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य घोषित हो जाएगी। 13(3) इन विधियों की परिभाषा के तहत विधि को उल्लिखित कर रहा है। इस विधि में क्या क्या है? जैसे है नियम है, उपनियम है, कानून है, उपकानून है, अध्यादेश है, आदेश है, ये सब चीजें। और 13(4) कह रहा है कि संविधान में 368 के तहत किसी भी भाग को यदि संशोधित किया गया तो वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(3) में लिखित विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये था पूरा अनुच्छेद 13। कल शुरू करेंगे आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार। चलिए, ओके, थैंक यू।